तरीका। हेलो दोस्तों, मेरे भी चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार पार्थ अकेडमी में। और आप सभी मेरे साथ रेलवे के लिए पढ़ रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज। और इसी पीवाईक्यू सीरीज में लेक्चर 13 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। 8/1/2021 का जो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ था ये हम लोग देख चुके थे। जो थंबनेल वही आप लोग देख पा रहे होंगे, लेकिन 9 के शिफ्ट का जो कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन होगा वो आज की क्लास में हम लोग जो देखने वाले। और इसी के साथ यदि आप लोग चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम सबका इस बार टारगेट है कि अब की बार रेलवे पार के इस सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और बढ़ते हैं हमारी आज की क्लास के पहले प्रश्न के साथ में। और उस शिफ्ट में जो सवाल था और जो पहला प्रश्न आप सभी को जो यहां पर देखने को मिलेगा, देखिएगा पहला प्रश्न देखने को मिलेगा 11वीं WTO मिनिस्ट्रियल मीटिंग कहां पर आयोजित हुई थी। ये हम लोगों को यहां पर सवाल देखने को मिलेगा। आप सभी जो समझिएगा कि WTO का ये WTO क्या है, तो आप समझिएगा कि इसका मतलब होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड या आप सभी का ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, यानी इसको हिंदी में कहेंगे विश्व व्यापारिक संगठन या विश्व व्यापार संगठन हम लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। आप सभी को याद होना चाहिएगा। यदि आप लोगों से पूछेगा कि WTO की स्थापना कब देखने को मिली थी, यानी ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को यहां पर देखने को मिलता है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी यदि सवाल पूछेगा तो 1995 को 1995 को हमें इसकी स्थापना देखने को मिलती है। इसमें कितने देश शामिल है, कितने देश इसके अंदर शामिल है, तो 164 और 164 164 देशों का हम लोगों को यहाँ पर यह समूह देखने को मिलता है। और इसकी जो 11वीं मिनिस्ट्रियल बैठक हुई थी वो आपके अर्जेंटीना में। कहां पर? हम सभी को ये दक्षिण अमेरिकी देश एक आप लोगों का अर्जेंटीना देखने को मिलेगा। यहां पर इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमें देखने को मिला था। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। और यदि हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बिहाफ पर बात करते हैं, यदि हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के बिहाफ पर, तो हम लोग देखेंगे जो आप सभी का अर्जेंटीना जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। पहली बात तो यहाँ पर कौन सी घास पाई जाती है विश्व ज्योग्राफी में, तो आप सभी जानेंगे, आप सभी को यहाँ पर पंपास घास, कौन सी घास देखने को मिलेगी, एक पंपास घास देखने को मिलेगी। और इसी पंपास घास के ये के अंदर ही आप सभी को एक अल्फा अल्फा, कौन सी घास, अल्फा अल्फा एक घास आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल सकती है। ये भी आप सभी को यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। और जैसे हम लोग ये आप लोगों का दक्षिण या आपका अमेरिकन कॉन्टिनेंट का जब हम लोग नक्शा तैयार करते हैं आपस में, तो यहां पर आप लोग चीजें ये देखोगे, यहां पर आप सभी का अर्जेंटीना आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये आपका अर्जेंटीना है। और इस वाले अर्जेंटीना के पूर्व में यहां पर आप सभी को इस तरीके से फोकलैंड द्वीप समूह देखने को मिलेगा। कौन सा द्वीप समूह? ये आप सभी को याद रखना है, ये आप लोगों को यहाँ पर फोकलैंड द्वीप समूह देखने को मिलेगा। और ये फोकलैंड जो द्वीप समूह है, आप सभी को याद होना चाहिए, इस फोकलैंड द्वीप समूह को लेकर बड़ा विवाद है। और किन के बीच में विवाद देखने को मिलेगा? एक तो आप लोगों का एक देश है वही जिसका नाम है अर्जेंटीना, और एक आप लोगों का ब्रिटेन यानी ग्रेट ब्रिटेन के बीच में, इनके बीच में विवाद देखने को मिलता है। तो इस फोकलैंड द्वीप समूह को लेकर या आपका अर्जेंटीना का भौगोलिक इस पर अधिकार हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन राजनीतिक रूप से ब्रिटेन का इसके ऊपर हमें अधिकार यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। हमारे सवाल का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी यानी अर्जेंटीना बिल्कुल राइट होगा। चलिएगा बढ़ेंगे आज की क्लास के सेकंड प्रश्न के साथ में। और जो सेकंड प्रश्न हम सभी को क्या देखने को मिलेगा कि मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? जो फ्रेश वाटर की जो है हमें झील देखने को मिलेगी, कैस्पियन सागर, सुप्रियल झील, बैकॉल झील या मिशिगन हुरान झील देखने को मिलेगी। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हम लोगों को कौन सी देखने को मिलेगी? सुप्रियल झील। कौन सी देखने को मिलेगी? सुप्रियल जो झील है, यही जो सुपीरियल झील है, यही सुपीरियल जो झील आप सभी को याद होना चाहिए। सुपीरियल झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील
मीठे पानी की झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये कहाँ पर है? तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर आप लोगों को यह झील देखने को मिलती है। लेकिन इसका जो पानी होगा, इसका पानी पीने योग्य नहीं, क्योंकि इसमें केडमियम इसमें धातु पाई जाती है। यही कारण है कि इसका पानी पूरी तरीके से पीने योग्य हम लोगों को नहीं देखने को मिलता है। जब हम लोग बात करेंगे कैस्पियन सागर झील की, तो कैस्पियन सागर जो झील है, कैस्पियन जो सागर झील है, आप सभी जानेंगे ये विश्व की सबसे बड़ी हम लोगों को खारे पानी की झील, कौन सी? विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की जो झील देखने को मिलेगी वो कैस्पियन सागर झील जो देखने को मिलेगी। यदि हम लोग बात करेंगे बैकाल झील के बारे में, तो ये जो बैकाल झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आप सभी याद होना चाहिए बैकाल झील विश्व की, ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा, विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील है। ये मीठे पानी की तो है, लेकिन ये सबसे गहरी है। कहां पर ये स्थित है? तो ये साइबेरिया में। कहां पर स्थित है? साइबेरिया जो रूस का हिस्सा है, वहां पर स्थित हम लोगों को ये देखने को मिलती है। आप सभी को याद होना चाहिएगा। एक हम लोग झील देखें जिसका नाम है टीटीकाका। कौन सी झील है? टीटीकाका। ये टीटीकाका जो झील देखने को मिलती है, ये विश्व की, इसके बारे में भी याद करना है, ये विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील आप लोगों को ये टीटीकाका लेक ही देखने को मिलेगी। हम इसको सही से लिख देते हैं। ये जो झील का नाम है, और इसी झील का एक मिनट जो नाम पड़ेगा टीटीकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील देखने को मिलेगी। और एक आप सभी को विक्टोरिया झील, कौन सी झील है? विक्टोरिया झील है। अब इस विक्टोरिया झील के बारे में आप सभी क्या याद रखोगे, क्या आ सकता है परीक्षाओं में? तो जो विक्टोरिया झील है, इस विक्टोरिया झील से विषुवत रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? विषुवत रेखा पास आउट होती है। लेकिन यदि किसी लाइन से विषुवत रेखा पास आउट होती है, अक्सर उसका पानी खारा माना जाता है। लेकिन यह एकमात्र ऐसी झील है जिससे विषुवत रेखा होकर पास आउट होती है, लेकिन फिर भी इसका पानी मीठा देखने को मिलता है। और कहा जा सकता है इसी विक्टोरिया झील से, जो आपके अफ्रीका में कहां पर स्थित है? आप सभी के अफ्रीका में स्थित है। यहीं से नील रिवर का ओरिजिन पॉइंट भी माना जाता है। नील रिवर का ओरिजिन पॉइंट भी हम लोगों को यहीं से देखने को मिलेगा। जब हम लोग भारत के संदर्भ में बात करेंगे, तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हम लोगों को कौन सी देखने को मिलेगी? तो कौन सी देखने को मिलेगी? बताओ जल्दी से, कौन सी हम लोगों को देखने को मिलेगी भारत की सबसे मीठी पानी की झील? तो वुलर झील। कौन सी झील है? वुलर झील देखने को मिलेगी। लेकिन यदि ऐसा सवाल पूछेगा कि ये जो वुलर झील देखने को मिलेगी, इसे किस नदी का पानी प्राप्त होता है, तो आप सभी जवाब देंगे कि इसे झेलम नदी का पानी। कौन सी नदी का पानी? झेलम नदी का पानी इसे प्राप्त होता है। आपसे पूछेगा भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी होगी? तो सांभर झील। कौन सी है? सांभर झील है। और ये सांभर झील हमारे प्यारे भारत के राजस्थान में देखने को मिलती हैं। बात करेंगे भारत की सबसे बड़ी तटीय झील की बारे की। सबसे बड़ी तटीय झील जो तट के पास में है, जो खारे पानी की, जिसका नाम है चिल्का झील। कौन सी झील देखने को मिलेगी? चिल्का झील हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। लेकिन बात ये करेगा कि भारत की सबसे लॉन्गेस्ट या सबसे लंबी झील हमें कौन सी देखने को मिलेगी? तो केरल में स्थित, भारत के केरल में स्थित हम लोगों को एक बेबानंद झील, कौन सी? बेबानंद झील देखने को मिलेगी। यही बेबानंद झील टोटल 96 किलोमीटर की टोटल इसकी लेंथ देखने को मिलेगी। ये भारत की सबसे लंबी लॉन्गेस्ट हम लोगों को लेक यहाँ पर देखने को मिलेगी। और ये भी मैंने लेक के बारे में और जो झीलों के संदर्भ में मैंने आप सभी को पहले एक बात समझाया था। मैंने एक बात समझाया था, हम कहाँ पे आप सभी को बता सकते हैं। यहाँ पर आप सभी देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे होंगे। देखो, ये हमारे पास भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा है। और यदि हमारे पास में ये पूरी तरीके से यहाँ पर हम लोगों को कौन सा सागर देखने को मिलेगा? आप सभी का अरब सागर। और ये जो आप लोगों का अरब सागर है, केरल में क्या करेगा? इस समुद्र का पानी जो केरल में आता है और केरल में जमा हो जाता है, मतलब जो पानी की लहरें आती है लेकिन फिर वो वापस नहीं जा पाती है, जिस कारण झीलें बन जाती है केरल में। तो केरल में उनको उस प्रकार की संरचना को हम लोग कयाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
कयाल बोलते हैं। तो आशा करता हूं कि कयाल भी आप सभी को याद होगा और ये विश्व की प्रमुख झीलों के बारे में भी आप सभी को याद होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने की श्रेणी में सवाल नंबर 3 पर रुक करेंगे। सवाल नंबर 3, एक मिनट हम फिर से माफी चाहेंगे, फिर से कुछ प्रॉब्लम हो गई हमें लगता है। क्या हुआ भाई? एक मिनट, कहीं जाइएगा मत, 2 मिनट का ब्रेक है बस, और 2 मिनट ब्रेक के बाद क्या हुआ भाई यार? हो जा भाई, हो जा हो जा। हमें लगता है कुछ, चलो कुछ तो हो गया हो गया हो गया हो गया। चलिए आ जाइए, चलिए सवाल नंबर 3 पर चर्चा करेंगे। ये सवाल नंबर जो है हमें, ये आप सभी का इनफील्ड राइफल लाने के लिए कौन सा उत्तरदायी है जिसमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, जो 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना था। ये हम लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। आप सभी जानेंगे इस सवाल का राइट आंसर है हेनरी हर्डिंग। हेनरी हर्डिंग ने क्या किया था कि जो पहले जो जिस प्रकार की बंदूकों का प्रयोग किया जाता था, यानी 1857 क्रांति का प्रमुख कारण ये नहीं था, मैंने पहले भी आप सभी को समझाया था, केवल गाय से बना कारतूस का प्रयोग कर रहे थे। और उसी गाय से बने जो कारतूस के प्रयोग करने में आप सभी के 29 मार्च और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे जो है, मंगल पांडे जी ने क्या किया था, 2 अंग्रेजों को यहाँ पर शूट किया था। ये जो एक ब्राउन जो बेस आप लोगों को एक बंदूक देखने को मिलेगी, इसकी जगह यहाँ पर ये सभी ने क्या किया था, इसकी जगह ये एक इनफील्ड राइफल लेकर आए थे। तो कौन लेकर आया था? हेनरी हार्डिंग लेकर आया था, ये सभी याद होना चाहिएगा। लेकिन ये जो हेनरी हार्डिंग है, और हेनरी हार्डिंग के बाद में एक लेफ्टिनेंट जो है, लेफ्टिनेंट जो बाग है, लेफ्टिनेंट बाग, और इस लेफ्टिनेंट हार्डिंग को मंगल पांडे ने उसी दिन क्या कर दिया था, बंदूक से शूट कर दिया था। तो यही कारण रहा कि आगे चलकर 8 अप्रैल और 8 अप्रैल और आप सभी के 1857 को क्या कर दी गई, मंगल पांडे साहब को फांसी दी गई। यहाँ पर आप सभी को याद होना चाहिएगा। और घोषणा कर दी जाती है 10 मई, तारीख याद करिएगा, 10 मई 1857 को ये जो रिवोल्ट इन 1857, 1857 क्रांति जो देखने को मिलेगी, इसका प्रारंभ होता हुआ हमें देखने को मिला विश्व में। यानी हमें 1857 क्रांति कब देखने को मिली? 10 मई 1857 में इसको प्रारंभ किया गया। 8 अप्रैल 1857 में फ्रांस यहाँ पे फांसी दी गई जो जो ये मंगल पांडे को। इन्होंने यहाँ पर लेफ्टिनेंट बाग और हार्डिंग को क्या कर दिया था, उसी दिन शूट कर दिया था। तो ये भी आप सभी को यहाँ पर याद होना चाहिएगा। चलिएगा हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिला, ऑप्शन नंबर बी पर जाएंगे, जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट होगा। इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। सवाल नंबर 4 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक के पहले विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? यानी विश्व बैंक है ना, तो डेविड आर मालपास, ये यही यही है, डेविस आर मालपास जो है, डेविड आर मालपास, जो ऑप्शन नंबर ए हमें देखने को मिलेगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर। 1945 में इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर वर्ल्ड बैंक का कहां पर है? तो वाशिंगटन डीसी। कहां पर? वाशिंगटन डीसी में हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। वर्तमान में इसके कौन है? वर्तमान में सवाल पूछ सकता है, वर्तमान में कौन है? तो अजय बंगा। कौन देखने को मिलेंगे? अजय बंगा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हमारे सवाल का
बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिएगा बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न पर। सवाल नंबर 5 जो है, सवाल नंबर 5 भी उसी से रिलेटेड है। विश्व बैंक के नवनियुक्त एमडी और सीईओ या आपके शकुंतला अंशुला कांत की पूर्व एमडी है, मतलब किस बैंक की पूर्व या आपकी एमडी रही थी। हम लोगों को पहला ऑप्शन आप सभी का दे के रखा है यहाँ पर, आप सभी का एसबीआई या आपके ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, बैंक ऑफ बड़ौदा या इंड या आपका बैंक दे के रखा है, या आप सभी के बैंक। तो हमें ये पूर्व जो देखने को मिली थी वो आप सभी के, या आप सभी की एसबीआई की पूर्व हम सभी को एमडी यहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर प्रश्न था, बट करंट अफेयर का तो आएगा, रिलेटेड इस 1-2 सालों में रहेगा। दे के रखा है मई 2019 में 36 साल जो 36 वर्ष बाद भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल विध्वंसक को सेवा नियुक्त किया गया था। तो किसको नौसेना नियुक्त किया गया था? आईएनएस रंजीत को। किसको किया था? आईएनएस रंजीत को किया था। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और 1 मिनट आगे बढ़ने की श्रेणी में हम लोगों से जो सवाल नंबर 7 पर जो चर्चा की गई है, और सवाल नंबर 7 जो हम लोगों से सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन एक या आप सभी का आसियान देश का संस्थापक सदस्य है? आसियान देशों का संस्थापक सदस्य हमें कौन देखने को मिलेगा? भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया या कंबोडिया जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये आप सभी याद रखें कि वर्तमान में आसियान देश, ये जितने भी आसियान देश हैं, ये आप सभी के आसियान जो देशों का समूह हम लोगों को वर्तमान में देखने को मिलेगा। तो वर्तमान में कितने हैं? ये वर्तमान में हम लोगों को 10 देखने को मिलेगा, लेकिन एक और ऐड कर लीजिएगा जिससे हम लोगों ने दक्षिणी तिमोर क्या नाम दिया है? दक्षिणी तिमोर याद आप सभी को। लेकिन जब इसकी स्थापना हुआ था, जब इसकी स्थापना हुआ तो केवल हमें 5 ही देश देखने को मिलेंगे। एक हम लोगों को थाईलैंड देखने को मिलेगा, आप सभी को याद होना चाहिएगा। थाईलैंड के बाद आप सभी का इंडोनेशिया, या आप सभी का इंडोनेशिया हमें देखने को मिला था। इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर मलेशिया देखने को मिलेगा। मलेशिया के बाद में फिलीपींस कौन देखने को मिलेगा? फिलीपींस देखने को मिलेगा। और फिलीपींस के बाद हम सभी को सिंगापुर कौन देखने को मिलेगा? सिंगापुर। ये आप सभी याद रखिएगा, जब आपके आसियान देशों के संगठन की स्थापना किया गया था तो इसके पहली बार 5 ही देश सदस्य शामिल हुए थे, लेकिन इसके बाद वर्तमान में 10 और 11वां जो चुना गया है, इसे हम लोग दक्षिणी तिमोर नाम दिया है। ये जो 5 व्यक्ति थे इनसे ही मिलकर बना था सबसे पहले आसियान। ठीक है, यही हम लोगों को सवाल पूछा है। ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने की श्रेणी में जो सवाल देके रखा है आप सभी का, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल जो है, इंटरपोल का मुख्यालय हम लोगों को कहां पर देखने को मिलेगा? एक संगठन है जर्मनी में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में या फिर स्पेन में। तो आप सभी जानेंगे कि आप सभी का इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर हम लोगों को देखने को मिलेगा वो फ्रांस की कैपिटल है। और फ्रांस की कैपिटल हम लोगों को पेरिस, फ्रांस कैपिटल पेरिस में हम लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। आप सभी को याद होना चाहिएगा, और ये भी याद होना चाहिए ये जो आप लोगों का इंटरपोल जो हमें देखने को मिलेगा ये कितने प्रकार के नोटिस जारी करता है, कितने प्रकार के जो नोटिस है ये जारी करता है। तो आप सभी को याद होना चाहिएगा यह 7 प्रकार के नोटिस जारी करता है। विश्व का पुलिसमैन, जो विश्व में पुलिसमैन का जो टाइटल दिया गया है वो इसी को दिया गया है। और यह कितने प्रकार के नोटिस, ये बेहद इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे सवाल आएंगे परीक्षा में जो आप लोगों को एकदम यूनिक देखने को मिलेंगे। ये सवाल पूछ लेगा रेलवे में कितने प्रकार के नोटिस को जारी करता है, तो यह 7 प्रकार के नोटिस को जारी करता है। ठीक है, तो कहां पर देखने को मिलेगा? फ्रांस में देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी पे जाएंगे। सवाल नंबर 9 पर जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक वह अपने आप को इन जलंकरणों से मुक्त न कर ले और इन्हें भारत के अपने हम वतनों की भलाई में न लगा दे। यह पंक्तियां बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह में किसने कही थी? किसने कही थी? गोपाल कृष्ण गोखले, एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना या महात्मा गांधी। आप सभी जानते हैं ये ऐसा कौन बोल सकते हैं? इसे
महात्मा गांधी साहब ने कहा था। ठीक है, बात करेंगे ये आप सभी के 1898 में हमें एक सेंट्रल हिंदू कॉलेज देखने को मिला। सेंट्रल हिंदू कॉलेज देखने को मिला और इस सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना एनी बेसेंट किसने किया था? एनी बेसेंट ने यहाँ पर स्थापना किया था। ठीक है, ये सभी आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके बाद आप सभी जानेंगे कि यहाँ पर तारीख याद रखिएगा 1916 में जो मदन मोहन मालवीय थे, मदन मोहन मालवीय जो थे, मदन मोहन मालवीय साहब ने क्या किया था, इसी से यही जो कॉलेज जो हमें देखने को मिलेगा सेंट्रल हिंदू कॉलेज का नाम बदलकर बनारस विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कर दिया गया। तो ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। और इसके शिलान्यास में बुलाए गए थे महात्मा गांधी जी और उन्होंने इस प्रकार की बात कही थी। ऑप्शन नंबर जो डी है यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। लेकिन ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आप नोट कर लीजिएगा अच्छे से। सवाल नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन गैर संक्रामक रोग का उदाहरण है? टाइफाइड बिल्कुल फैलता है, निमोनिया फैलता है, इन्फ्लुएंजा फैलता है, लेकिन उच्च रक्तचाप नहीं फैलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पे आएंगे। सवाल नंबर 11 जो आप सभी को देखने को मिलेगा, निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होता है? CFC नहीं होता। दीवार पर लगाए जाने वाला पेंट में होता है, वातित पेंट पे होता है, वर्निश पर होता है, प्रशीतकों पे नहीं होता है। बेहद ही सिंपल प्रश्न जो आप लोगों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में पूछा गया है। सवाल नंबर 12 की ओर रुख करेंगे और सवाल नंबर 12 जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, वेबसाइट द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस आपके स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से या आपके उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे बग कहा जाता है। ठीक है, अब बग क्या होता है? जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, जो कोई वायरस घुसता है तो हम लोग उसे बग बोलते हैं, लेकिन उसको समाप्त करना है तो हम उसे बगिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे? बगिंग बोलते हैं। और ये जो पूरी डेफिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, वेबसाइट द्वारा बनाए गए एक छोटे टेक्स्ट फाइल को टेक्स्ट स्टेशन अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता कंप्यूटर में संग्रहित किया जाता है, उसे हम लोग कुकीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुकीज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये उस शिफ्ट का पेपर हुआ था जो कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, और हमारे साथ पढ़ रहे हैं तो लाइक तो कर लिया होगा और सब्सक्राइब तो आप बगैर बोले ही कर देते हैं, और शेयर आज कर दीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर भगवान शिव को, किसको? भगवान शिव को यहाँ पर समर्पित है। ऑप्शन नंबर ए पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे। सवाल नंबर 14 जो हमें देखने को मिलेगा, और सवाल नंबर 14 क्या है? देखिए, किसी भारतीय राज्य के पास ताप आपके ऊर्जा में सर्वाधिक पावर या आपका उत्पादन की क्षमता है, तो किसके पास में क्षमता है? गुजरात के पास में। गुजरात या उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? कौन है दोस्तों? आंध्र प्रदेश है। तो जो सौर ऊर्जा यानी जो विंड हमें जो आपकी एनर्जी, हालांकि ये तो ताप ऊर्जा है, लेकिन विंड एनर्जी की बात करते हैं सर्वाधिक भारत में तमिलनाडु हमें देखने को मिलेगा। इसके बाद हमें गुजरात, कौन सा राज्य देखने को मिलेगा? गुजरात देखने को मिलेगा। लेकिन जब सौर ऊर्जा की बात होगी, जब सौर ऊर्जा की बात होगी तो सौर ऊर्जा में कौन उत्पादन करेगा? तो सौर ऊर्जा में सबसे जो पहले है वो आप सभी का राजस्थान सर्वाधिक कर रहा है। लेकिन ताप ऊर्जा में, कौन सी ऊर्जा में? ताप ऊर्जा में जो है वो सर्वाधिक कौन कर रहा है? तो आप सभी जानते हैं ऑप्शन नंबर सी जो है वो ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र हम लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी की भी आप सभी को याद रखना है, हो ना हो रेलवे वाला जरूर आप सभी से पूछेगा। चलिएगा सवाल नंबर 15 की तरफ रुख करेंगे। निम्नलिखित में से एक न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया? और इनमें से एक का किया गया था, बिल्कुल वो बात है 1985 में, 1985 में ध्रुव न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर का संचालन परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र से किया गया था। लेकिन जब इनका पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम था? पहला जो इन लोगों ने परमाणु जो रिएक्टर बनवाया था,
रिएक्टर जो बनवाया था उसका नाम देखने को मिलेगा अप्सरा। क्या नाम देखने को मिलेगा? अप्सरा। ठीक है। और विश्व में न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर के जनक किसे माने जाते हैं? एनरिको फर्मी। कौन दोस्तों? एनरिको फर्मी। आप लोग लिख लीजिएगा एनरिको फर्मी। ऑप्शन नंबर ए पे जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर रहेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 16 चर्चा करेंगे। और सवाल नंबर 16 जो है कि नाट्य शास्त्र जो कि नाटकीय कला के विषय में प्रसिद्ध ग्रंथ है, इसे किसने लिखा था? तो सवाल पूछेगा नाट्य शास्त्र कहां से? नाट्य शास्त्र जो है, और नाट्य शास्त्र में आप सभी जानेंगे नाट्य शास्त्र में हमारे पास में जो लिखा है वो भरत मुनि। कौन ने लिखा है? भरत मुनि साहब ने यहाँ पर लिखा है। ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। लेकिन आपसे पूछेगा सर्वश्रेष्ठ नाट्य शास्त्र कौन सा देखने को मिलेगा? तो सैद्धांतिक। कौन सा? सैद्धांतिक। सैद्धांतिक जो नाट्य शास्त्र है, नाट्य शास्त्र है, ये हमें सबसे अच्छा देखने को मिलेगा। लेकिन पहले पहले इसी भरत पहले जो नाटककार कौन हुए? नाटककार कौन माने जाते हैं? तो वो भास। कौन माने जाते हैं? भास यहाँ पर माने जाते हैं। ये भी आप सभी को याद होना चाहिए। तो यही नाट्य शास्त्र में आप सभी जानेंगे कि हमें प्रमुख रूप से 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य के, कौन से नृत्य? शास्त्रीय नृत्य का उल्लेख हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर जो बी पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। ठीक है। पहले जो नाटककार के वो भास माने जाते हैं, सबसे अच्छा जो नाट्य शास्त्र वो सैद्धांतिक नाट्य शास्त्र माना जाता है। और नाट्य शास्त्र जो लिखा था वो भरत मुनि साहब ने लिखा था। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 16 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, कौन से कॉरपोरेट संगठन ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित सामाजिक दायित्व के रूप में या कि उत्तराखंड में रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो IBM ने किए थे। ठीक है। ये 2019 की बात हो रही है, करंट अफेयर का प्रश्न है, तो समझिएगा करंट अफेयर के प्रश्न को। सवाल नंबर 18 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि 2021 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ CII के अध्यक्ष कौन चुने गए थे? ये 2021 के लिए कौन चुने गए थे? आप लोगों से यहाँ पे सवाल पूछा है। तो उदय कोटक साहब। कौन चुने गए थे? उदय कोटक साहब चुने गए थे। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के समान है आपके अवसर प्रदान करता है? अवसर प्रदान करता है। तो यह कौन प्रदान करता है? यह आप सभी जानते हैं कि आर्टिकल 16 करता है। और आर्टिकल 16 में आप सभी जानेंगे आर्टिकल 16 जो है उसका जो क्लॉज 4 है उसमें लिखा हुआ है कि शैक्षणिक और जो आर्थिक आधार पर, किसके आधार पर? आर्थिक आधार पर जो कमजोर लोग हैं, जो कमजोर वर्ग है, उन्हें आप लोग आरक्षण नामक चीज यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि भारत में 124 वाला विधेयक प्रस्तुत किया गया था। कौन सा? 124 वाला। यहाँ पर एक मिनट, 124 वाला विधेयक, 124 वाला विधेयक पेश किया गया। और 124 वाले विधेयक के तहत हम लोगों ने EWS, कौन सा वर्ग? EWS वर्ग के लोगों को 10% हम लोगों ने आरक्षण यहाँ पर दिया। वो जो सभी उसके हकदार थे उनको हम लोगों ने दिया। आर्टिकल 14 हम लोग देखेंगे धर्म जाति, सॉरी इसमें क्या लिखा? वो तो 15 में है ना, हम इसमें कहाँ पढ़ रहे हैं? धर्म जाति कहाँ है? इसमें तो लिखा हुआ है स्पष्ट रूप से कि विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता की यह बात करता है। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है धर्म जाति लिंग मूल और विभेद पर किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ पर नहीं किया जाएगा। 13 में लिखा हुआ है आप सभी की अल्पीकरण की प्रक्रिया, अल्पीकरण
करण की जो प्रक्रिया है वो हम सभी को यहीं पर देखने को मिलती है। ठीक है, ये आप सभी को याद होना चाहिएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 20 की तरफ। और सवाल नंबर 20 जो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि निम्नलिखित में से किन पौधों में रक्तचाप का उपचार किया जाता है। तो सर्पगंधा, बेहद ही सरल प्रश्न था जो आप लोगों से पूछा गया था। इसी प्रकार के तो प्रश्न पूछे जाएंगे आप सभी से। आप लोग समझने का तैयार नहीं ले रहे हो। बताओ सवाल नंबर 21 जो है, वर्ष 2019 में इसरो के लिए किस पूर्व अध्यक्ष को फ्रांस का या आपको उच्चतम नागरिक सम्मान प्रदान किया गया था। तो एएस किरण कुमार साहब को दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो डी है यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, इन्हें कब दिया गया था? इन्हें 2019 में दिया गया था। ये आपका 21 में पेपर हुआ था, 19 में लगभग लास्ट में फॉर्म डाले थे, 21 में। और देख सकते हैं आप सभी नवंबर 2020 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बात हो रही 2020 की। तो नवंबर 2019 तक एस अरविंद बोबडे कौन है? बोबडे जो थे वो हमें देखने को मिलेंगे। मैंने पहले ही समझाया था जो नोटबंदी हुई थी 2016 में, उस समय आप सभी के उर्जित पटेल जो थे वो आरबीआई के अध्यक्ष जो थे वो हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आप सभी को याद होना चाहिएगा। राम मंदिर का केस हुआ था, रंजन गोगोई साहब देखने को मिलेंगे। आप सभी को याद होगा वो जो केस हुआ था राम मंदिर, जो फैसला सुनाया गया था। अभी डीवाई चंद्रचूड़ थे, अभी खन्ना साहब ने भारत के यानी सुप्रीम कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में उन्होंने पद ग्रहण को स्वीकार किया है। आगे बढ़ेंगे और प्रथम आईसीसी T20 विश्व कप का खिताब किसने जीता है? आप सभी जानते हैं प्यारे, भारत ने जीता है। ये भारत ने पहली बार जीता, मतलब पहला ही विश्व कप हुआ था जो भारत ने जीता था। आपसे पूछ रहेगा दूसरा किसने जीता था, तो वो पाकिस्तान ने जीता था। लेकिन 2024 का किसने जीता था T20 जो विश्व कप हुआ था, ये हमारे प्यारे भारत ने जीता था। पहला किसने जीता था, तो ये भी हमारे प्यारे भारत ने जीता था। दूसरा किसने जीता था, ये पाकिस्तान ने जीता था। किसने जीता था? पाकिस्तान ने यहाँ पर जीता था। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारे सवाल का राइट आंसर देखने को मिलेगा। पहला कहां पर हुआ था? साउथ अफ्रीका जो है वहां पर हमें देखने को मिलेगा पहला T20 विश्व कप। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और WWE का आविष्कार किसने किया था? आविष्कार किसके द्वारा? टिम बर्नर्स ली के द्वारा इसका आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर जो ए रहेगा हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने के बाद सवाल नंबर 25, भारत में कौन से राज्य में कोयले का सर्वाधिक भंडार है? याद रखो भारत में कोयले का भंडार पूछा है। झारखंड में कोयले का उत्पादन कर रहा है, वो छत्तीसगढ़ कर रहा है। गोंडवाना सेल समूह से हम लोग भारत में सर्वाधिक मात्रा में कोयले का उत्पादन करते हैं। आप लोगों से पूछ सकता है कोयले का उत्पादन निम्नलिखित में किस सेल समूह में देखने को मिलेगा? तो गोंडवाना सेल समूह में हम लोगों को देखने को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर, अभी सवाल पूछा है कि भंडार है, तो भंडार कहाँ पर है? झारखंड में सर्वाधिक हमें भंडार देखने को मिलते हैं। चलेगा सवाल नंबर 26 की ओर रुख करेंगे और सवाल नंबर 26 जो हमें देखने को मिलेगा, भारत में पहली यात्री रेल का संचालन किसके बीच हुआ था? तो मुंबई और ठाणे के बीच में हुआ था। आप सभी जानेंगे इस सवाल का राइट आंसर। उस समय लॉर्ड लॉर्ड डलहौजी था जिसके समय काल में हमें रेलवे का पहली बार विकास देखने को मिला। लेकिन हमारी बात को समझिएगा, आप लोगों से पूछेगा सर्वाधिक विकास किस, मतलब जो विस्तार है रेलवे का, सर्वाधिक विस्तार सर्वाधिक विकास किसके समय काल में देखने को मिला? उस समय लॉर्ड कर्जन था। किसके समय काल में? लॉर्ड, जी हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, लॉर्ड कर्जन के समय काल में हमें सर्वाधिक विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, रेलवे का। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 27 पर, महाराष्ट्र के पारंपरिक लोक रंगमंच का नाम बताइए। नौटंकी तो कहाँ का देखने को मिलेगा? स्वांग तो मध्य प्रदेश का है। कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है। नौटंकी यूपी का पड़ जाएगा, रासलीला भी यूपी का हो जाएगा।
लेकिन तमाशा महाराष्ट्र का, तमाशा कहाँ का पड़ेगा, महाराष्ट्र का हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर जो डी है यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए सवाल नंबर 28 की तरफ बढ़ेंगे और सवाल नंबर 28 जो हमें देखने को मिलेगा, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। आप सभी जानते हैं कि डॉल्फिन जो है वो सर्वाधिक हमें गंगा रिवर के अंदर देखने को मिलती है। गंगा रिवर के अंदर चौड़ाव के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी गंगा रिवर के अंदर समाहित होने वाली उसकी सबसे सहायक, सबसे बड़ी तो नहीं लेकिन सहायक रिवर हमें देखने को मिलती है जिसका नाम है घाघरा। कौन सी रिवर देखने को मिलेगी, घाघरा रिवर में रिवर डॉल्फिन हमें देखने को मिलती है। चलिएगा आगे बढ़ेंगे और सवाल नंबर 29 जो हम लोगों को यहां पर दिया है और देखने को मिलेगा, भारत में जोन बोल मेला एक ऐसा मेला है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रयोग किया अभी भी तक किया जाता है। यह भारत के कौन से राज्य में लगता है, यह आसाम के राज्य में। कहां पर लगता है, यह आसाम में लगता है। ठीक है आपसे पूछेगा कितने दिन तक लगता है, तो 3 दिनों का मेला है, 3 दिन तक, 3 डेज तक लगता है ये। ठीक है केवल 3 दिन तक। अगला सवाल है जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, उस मिशन का नाम बताइए जिसने आपके इसरो के सूर्य का अध्ययन करने का विचार किया। ठीक है तो आप सभी जानेंगे आदित्य L1, उसका हम लोगों ने नाम दिया है लेग्रास पॉइंट 1 पर ये खड़ा रहेगा हमारा यान। ठीक है ऑप्शन नंबर जी डी है हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 30 के बाद 31 किस बात बॉलीवुड हस्ती ने नेटफ्लिक्स के लिए अमेरिकन टॉक शो के लिए प्रसिद्ध होस्ट डेविड लेटरमैन के साथ काम किया। क्या बात है, इन्होंने काम भी किया। तो किसने किया था, सलमान खान, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन या अनिल कपूर। तो अमिताभ बच्चन ने किया था। किसने किया था, अमिताभ बच्चन ने किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है ये हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर जो हमें देखने को 32, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय राष्ट्रध्वज भिकाजी कामा द्वारा 1907 में फहराया गया था। बिल्कुल, कहां पर फहराया गया था, स्टुटगार्ट। कहां पर, स्टुटगार्ट नामक जगह है और जर्मनी, पहले बता चुके हैं दादा भाई नारोजी की सचिव रही थी ये। और जो इन्होंने जो भारतीय ध्वज फहराया था वो इन्होंने जर्मनी में फहराया था। कहां पर, जर्मनी में फहराने का काम किया था। भारत में पुण्यतः देखेंगे, पुण्यतः नहीं, भारत में भी हम पहली बार देखेंगे तो 1906 में जो कोलकाता में फहराया गया था। लेकिन पुण्यतः स्वराज की मांग को लेकर 26 जनवरी 1930 को भारत में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। किसी कांग्रेस के पहले अधिवेशन में फहराया गया था तो वो 1911, सॉरी आप लोगों का 1911 में, तो हम लोगों को जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें राष्ट्रीय गान गाया गया था। अभी चाहेंगे सवाल नंबर 33 जो हमें देखने को मिलेगा, सवाल नंबर 33 हमें देखने को मिला, कंप्यूटर क्षेत्र में फोटोन किससे संबंधित के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये ट्रांजिस्टर है, ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसलेशन है या ट्रांसमीटर है। तो ये फार्मूला ट्रांसलेशन हम लोगों को देखने को मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी जो रहेगा यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलता है। चलिएगा सवाल नंबर 34 बढ़ेंगे और सवाल नंबर 34 जो आप सभी को देखने को मिलेगा, 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में कौन से सत्र में चरमपंथी और नरमपंथियों को विभाजन हुआ था। कहने का मतलब है गरम दल और नरम दल कब अलग हो गए, तो 1907 का जो कांग्रेस का अधिवेशन जो देखने को मिला था उसमें गरम दल अलग हो गए, नरम दल अलग हो गए। लेकिन ये भी याद रखना पड़ेगा जो 1916 में जो लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, अंबिका मजूमदार उसमें अध्यक्ष थे। उनके देख रेख में नरम दल और गरम दल का एकीकरण भी हमें देखने को मिलता है। लेकिन ये 1907 में अलग अलग हो गए थे। तो ये सॉरी ये आप लोगों का 1907 में जो सूरत का अधिवेशन हुआ था बिल्कुल उसमें अलग हो गए थे। सवाल नंबर 35 हमें देखने को मिला, निम्नलिखित में से एक अम्ल और एक क्षार के बीच में असमानता है। ये असमानता देखने को मिलेगी, वे परीक्षकों के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल, उनका पीएच मान 7 से कम है। हालांकि अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रतिक्रिया उष्माक्षेपी होती है। बिल्कुल, यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट, स्वाद में खड़ा होता है, ये अलग अलग प्रकार के हैं। सवाल नंबर 36 पर है, ग्लूकोज में कौन सा, मतलब ये जब ब्रेक डाउन होगा तो बनेगा, तो ये पारुविलिक एसिड बनता है। कौन से एसिड में टूटते हैं, पारुविलिक एसिड में यहाँ पर टूटते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है यही हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। चलेगा और यह अंतिम प्रश्न है,
आप सभी के लिए होमवर्क में, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान, और भी है क्या देख लेते हैं, और भी है तो ये हम लोग बता देते हैं। भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी जानेंगे ऑप्शन नंबर डी पर देखने को मिलेगा। लेकिन किसकी याद में, सीवी रमन, उन्होंने रमन प्रभाव दिया था। कोई तो डॉक्टर जेपीजे अब्दुल ही वहां पे टिक लगा दे, नहीं, रमन प्रभाव दिया था। रमन प्रभाव के कारण इनके जन्म दिवस को हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का राइट आंसर रहेगा। और इस सवाल का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में मुझे देना है। सवाल यह है कि सुरक्षित ई भुगतान के विकल्प के लिए आरबीआई ने कौन से कार्यक्रम की शुरुआत किया था? विजन 2021, विजन 2019, विजन 2020 या विजन 2022 यहाँ पर स्वीकार किया था। मैं आशा करता हूं कि आप सभी को क्लास को समझ में आया होगा, और आप सभी को इन क्लासों से यदि फायदा मिल रहा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेपर के साथ। आप सभी हमारे साथ आज जुड़े, आप सभी का धन्यवाद।